नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया है और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 लाख नौकरी का ऐलान किया गया है। साथ ही 2022-23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट, 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान, 80 लाख गरीबों को घर दिया जाएगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 को पेश किया। सबसे बड़ी बात है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा गया है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है। इस बजट में गरीबों के लिए क्या मिला है तो जान लीजिए। 2022-23 में गरीबों के लिए 8 लाख मकान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना के तहत जोड़ा जाएगा। गरीबों के बाद आम लोगों की बात करें तो ये बजट बेहद ही खास रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही किसी तरह के नए टैक्स को भी नहीं थोपा गया है। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या मिला? 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान हुआ। इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट मिला है। एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों का डेवलपमेंट हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है और यही वजह है कि इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो 50 सालों तक कर्ज मुक्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसका नाम डिजिटल रुपया होगा। साथ ही क्रिप्टो से कमाई पर 30% का टैक्स भी लगेगा। यानी इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां हैं, गरीबों के लिए 80 लाख घर है, किसानों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी है, छात्रों के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय है, राज्य सरकारों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद है, उच्च वर्ग के लोगों के लिए सरचार्ज में राहत है, तो बाजार के लिए डिजिटल रुपये और क्रिप्टो है। सच में अगर चुनावी बजट पेश किया जाता तो शायद इतना बहुआयामी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख लिया। अब इस खबर को समझिए। 2022-23 के बजट उम्मीदों का बजट कह सकते हैं। बजट में देश की अर्थव्यवस्था का अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है और आजादी के 100वें साल में देश कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, साल 2022-23 का बजट इसी सवाल का जवाब है। इस बजट में ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस है और कृषि और कारोबार को राहत दी गई है। डिजिटल करेंसी को हरी झंडी भी दी गई है और अब ई पासपोर्ट बनेगा। ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लागू होगा और 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन भी होगा। साथ ही 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 लाख गरीबों को घर दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 टीवी चैनल शुरू होंगे और 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन, साथ ही 100 कार्गो टर्मिनल भी बनेंगे और 2022 में ही देश में 5G सेवा शुरू होगी। स्टार्टअप्स को 1 साल की और मोहलत, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में अब
65% स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी किसान से लेकर बिजनेस जगत तक के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर है। बढ़ते आगे, मोदी सरकार किसानों को आय डबल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में भी इसका असर जो है वो साफ दिखा। किसानों के लिए गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा तैयार किया जाएगा और बिहार में 12 जिलों में गंगा गुजरती है और जिससे बिहार के किसान सीधा लाभान्वित होंगे। रिपोर्ट देखिए। इस बार का बजट किसानों के लिए खास है। खासकर बिहार के किसानों को इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बजट में भूमि मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन, कृषि स्टार्टअप को नाबार्ड ऋण के लिए सरकार के समर्थन की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट अमृतकाल 2022-2047 के लिए एक खाका प्रदान करेगा। सबसे अच्छी बात है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ ही पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही गदगद हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही अनेक नए अवसर बनाने वाला भी बताया। पीएम ने बजट को अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ बताया। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के गलियारे में नेचुरल फार्मिंग के तहत बिहार को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। इस पूरे क्रम में गंगा प्रदेश में करीब 526 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। गंगा का ये सफर कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार के किसानों के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर तो समझिए। वैसे तो 2022 और 2023 के आम बजट में सबके लिए, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन बजट में किसानों का खास ख्याल रखा गया है। इस बार के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई खास ऐलान किए हैं। एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। साथ ही तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान भी की जाएंगी और उसके लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। कृषि और संबंधित चीजों के लिए बजट में वृद्धि की गई है। साल 2021-22 में ये 1,47,764 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 1,51,521 करोड़ कर दिया गया है। 2021 और 22 में इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटन था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 में
68,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और उधर फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही सरकार ने किसानों को सस्ता खाद मिलने का साफ किया है और उर्वरक के लिए सब्सिडी पर 1,05,222 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान भी है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को प्रोत्साहन और इसके साथ ही उत्तरी सीमावर्ती गांवों का भी विकास होगा। यानी इन सब के अलावा गंगा किनारे 5 किलोमीटर गलियारे में नेचुरल फार्मिंग से बिहार को बहुत फायदा होने वाला है। बढ़ते आगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खासकर विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के सुर अलग अलग हैं। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना की। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं है, बल्कि विकसित राज्यों के लिए बेहतर है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वहां तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि बजट तो ठीक है, लेकिन बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है। और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बार बार बोलता है कि इतना काम के बावजूद भी उनके सही है, अगर उनके रिपोर्ट में आ रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग पीछे हैं, तो निश्चित रूप से वही बोल रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट क्षेत्र में काम किया, लेकिन अगर नेशनल एवरेज में हम लोगों को आना है, अगर बिहार को पिकअप करना है, बिहार में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आना है, उद्योग आना है, तो बिहार को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बजट को निराशाजनक बताए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। 5 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का आंदोलन करते रहे और एक टिकट के साथ ही जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, उसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यह बजट होता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसमें जो आर्थिक विकास के काम है, आज 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, जिससे कि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। बिहार को अब ध्यान देना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो कैसे ले। यानी एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग पर बहस छिड़ गई है। ये बहस कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर है और जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तब से ही विशेष दर्जे की मांग लगातार उठ रही है। विकास के कई पैमाने पर बिहार को फिसड्डी दिखाया गया है और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से तेज कर दी और विशेष दर्जे की मांग का दबाव बनाकर जेडीयू नेता बिहार के लिए कुछ विशेष चाहते हैं। हालांकि बिहार के लिए अलग से कुछ खास ऐलान तो नहीं है, लेकिन बजट में ऐसा बहुत कुछ है जिससे बिहार को फायदा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से बिहार की भी उम्मीदें हैं और इसके तहत 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है और ये ट्रेन बिहार से होकर भी चलेंगी और इससे प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। बजट से युवाओं को नौकरी की उम्मीदें बढ़ी हैं और सरकार के इस बजट में 60 लाख नौकरी की भी बात कही गई है। बिहार के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 2022-23 के दौरान 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा, जिससे बिहार के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और बजट से बिहार के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिलने से बिहार के किसानों को फायदा होगा। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की घोषणा की गई है और इससे बिहार के किसानों को लाभ मिल सकता है। बिहार में गंगा किनारे खेती पर बहुत से किसान जो हैं वो निर्भर हैं और दरअसल गंगा बिहार के करीब 526 किलोमीटर का सफर करती है और 12 जिलों से गंगा गुजरती है और गंगा का ये सफर कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। यानी कि भले ही जेडीयू की विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी ना हो, लेकिन बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ है। बढ़ते आगे। 7 फरवरी से बिहार के सभी शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। प्राइमरी से कॉलेज तक की पढ़ाई सामान्य ढंग से चलने लगेंगी। इस बात के संकेत राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए। हालांकि फाइनल फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही होगी। एक बार फिर बजेगी स्कूल की घंटी और छात्रों से स्कूल गुलजार हो जाएंगे। इस बात के संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए हैं। विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी से खोलना चाहता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेज, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान हो या फिर कोई और शैक्षणिक संस्थान। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार की ओर से गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ही लिया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं, जो आपदा प्रबंधन समूह है, उसकी बैठक होने वाली है। उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग अपनी राय देंगे कि हम अपने सभी शिक्षण संस्थान, प्रारंभिक विद्यालयों से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक सभी नियमित ढंग से खोलना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई काफी बाधित हो चुकी है और अधिक पढ़ाई बाधित हो, यह बिल्कुल ही अवांछनीय। यदि 7 फरवरी से स्कूल खुलते हैं तो 30 दिनों बाद और नए साल में पहली बार स्कूली बच्चे बस्ता लेकर विद्यालयों में जाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए 6 जनवरी से पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई थी, जबकि 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 50% बच्चों के साथ संचालित रखने का निर्णय हुआ था। लेकिन संक्रमण की तेजी को देखते हुए 7 जनवरी को ही तत्काल प्रभाव से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दी गईं, जो 6 फरवरी तक बंद हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।